जो बताने जा रहा हूँ यह आपका जो है 28वां नंबर का वीडियो है। अपने आप में बहुत सारे जानकारी, बहुत सारे संक्रमण रोग जो किसके किसके कारण होता है वो सब रोग के बारे में पता चलेगा। कुछ बीमारी, कुछ दवाइयाँ के नाम भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और बहुत सारे जनरल नर्सिंग से रिलेटेड जो है जानकारी आपको देंगे। तो चलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत सारा यहाँ से एक आध क्वेश्चन बनेगा, तो चलिए हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे कुछ हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ गए? बहुत ही यहाँ से एक आध क्वेश्चन यहाँ से हो सकते हैं, आपके आ जाएंगे। जैसे कुछ ऑर्गेन होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं और उससे रिलेटेड जो है कुछ हार्मोन होते हैं जो सीक्रेट किए जाते हैं, जो एग्जाम में बार बार आते हैं। पूछ देगा कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है निम्न ग्रंथियों से जो है सिक्रेशन होते हैं। चारों हार्मोन का नाम दे देगा, उसमें से एक आपको चुनना रहेगा। तो आप अगर पढ़े रहेंगे तभी तो बता पाएंगे ना। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। माय डियर, आपको पता होना चाहिए इंसुलिन जो होता है वह अग्नाशय जो पैंक्रियाज होता है उससे जो है आपका सिक्रेट होता है। पैंक्रियाज में बीटा सेल होता है, इस बीटा सेल से जो है क्या होता है, आपको यह जो है इंसुलिन सिक्रेशन होता है। पैंक्रियाज आपका एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है, ध्यान में रखिएगा। समझ गए? CSF आप पढ़े होंगे, यह एक फ्लूइड होता है जो हमारे ब्रेन में भी होता है और स्पाइनल में भी होता है, दोनों में होता है। समझ गए? स्पाइनल में भी होता है और ब्रेन में भी होता है CSF। समझ गए? यह CSF स्पाइनल कॉर्ड, समझ गए, स्पाइनल कॉर्ड में भी रहता है और CSF ब्रेन में भी रहता है। समझ गए? यह एक फ्लूइड होता है। ओके, बाइल है, बाइल मीन्स क्या होता है, पित्त। और पित्त का उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो पित्त जो बनता है वह लीवर में बनता है। जामा स्टोर कहाँ पे होता है, संग्रह कहाँ पे होता है पित्त का, तो वह पित्ताशय में होता है। समझ गए? गाल ब्लडर में होता है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग को समझना है। समझ गए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ओके, चलिए, आंसू, टीयर कहाँ से सीक्रेट होता है, तो आपको पता है आंसू जो है लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा जो है स्रावित किए जाते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा आंसू जो है आपके निकलते हैं आँखों से। यूरिन, मूत्र जो है कौन सीक्रेट करता है, तो मूत्र का निर्माण जो है आपको यह किडनी के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है यूरिया वगैरह, उसके जो है छनने के बाद यूरिन जो है आपके यहीं से आते हैं। ओके, टेस्टोरोन एक पुरुष हार्मोन होता है जो आपको वृष ने जो टेस्टिस होता है, जो दो होते हैं लटका हुआ, समझ गए, और ये जो होता है इसके अंदर इसे स्क्रोटम कहते हैं। वृषण कोष होता है जिसमें वृषण आपका मौजूद होता है, अंडे के समान मेल में होते हैं। टेस्टोरोन यह बनाता है। ओके, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यह दो हार्मोन फीमेल हार्मोन होते हैं जो आपको ओवरी, अंडाशय जो होता है वहाँ से रिलेट यह सीक्रेट किए जाते हैं। HCl काफ़ी पावरफुल अम्ल होता है जो कि सूक्ष्म जीवों को भोजन में नष्ट करता है। यह अमाशय होता है, ज़्यादा HCl बनने लगता है तो यह पेट को भी क्षतिग्रस्त करता है, अमाशय के भित्ति को भी। तो यह HCl अमाशय के द्वारा, अमाशय के भित्ति के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। ओके, हाइलिन जो होते हैं यह संयोजी ऊतक के द्वारा होते हैं। समझ गए? ये हो गया। और सीबम जो होता है यह सीबेकियस ग्लैंड के द्वारा जो है सीक्रेट किए जाते हैं, सीबम। तो ये सब जो है आप इसको, उम्मीद है यह 10 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब माय डियर, आपके सामने एक और ज़बरदस्त जो है मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। इधर कुछ 10 दवाइयाँ के नाम दिया गया है और इधर जो है आपके बीमारी के नाम दिए गए हैं। ये दवाइयाँ इस बीमारी में काम में आता है। तो अगर आपसे दवाइयाँ का कुछ नॉर्मली हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। 100 प्रश्न रहेंगे, उसमें से कुछ एक आध तो दवाई का प्रश्न रहेगा ही रहेगा। हो सकता है उनमें से कहीं इसी समय से कोई प्रश्न आपका आ जाए। समझ गए? जैसे इस साइड दवाई का नाम है, इस साइड बीमारी का नाम है। इस दवाइयाँ का उपयोग इन सारे बीमारियों में होते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे डेप्सोन है, डेप्सोन का उपयोग लेप्रोसी में किया जाता है। समझ गए? डेप्सोन का इस्तेमाल कहाँ होता है, डेप्सोन का लेप्रोसी में होता है। ओके,
उसके बाद है क्लोरामफेनिकल। क्लोरामफेनिकल जो होता है यह जो है आपको आई संक्रमण के लिए दिया जाता है। किसके लिए? आई संक्रमण, आई इन्फेक्शन, आँखों में संक्रमण के लिए क्लोरामफेनिकल जो है आपके उपयुक्त होते हैं। ओके। क्लोरोक्विन, आप लोग नाम सुने होइएगा क्लोरोक्विन। यही मलेरिया के दवाई को कोरोना के पीरियड में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था, समझ गए। तो क्लोरोक्विन इम्पोर्टेंट आपके लिए है, यह मलेरिया में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। इमेटिन होता है जो उल्टी के लिए प्रेरित करता है। उल्टी को क्या करता है? प्रेरित करता है उल्टी कराने के लिए, इमेटिन दवाई। और एंटी इमेटिक दवाई जो होता है उल्टी को कम करता है, समझ गए। तो अगर उल्टी कराना हो तो इमेटिन दवाइयाँ देंगे, अगर वोमिटिंग को रोकना हो तो एंटी इमेटिक दवाइयाँ देंगे, समझ गए। जैसे एंटी इमेटिक दवाई में ओंडास्ट्रोन आता है जिसे ओंडेम कहते हैं। ओके, चलिए डिजॉक्सिन जो होता है यह हार्ट फेलुअर, हार्ट वाले मरीजों को दिया जाता है डिजॉक्सिन। ओके, नेक्स्ट है हिपेरिन। हिपेरिन जो है रक्त को पतला करता है, रक्त को थक्का बनने से रोकता है, हिपेरिन। ओके, उसके बाद है बेंजाइल बेंजोइट। बेंजाइल बेंजोइट जो होता है दांत खाज खुजली में इस्तेमाल होता है, समझ रहे हैं। मेफेंटिन, समझ गए, मेफेंटिन। मेफेंटिन लो ब्लड प्रेशर के जो है उपचार के लिए होता है मेफेंटिन। लैसिक्स जो होता है आप लोग को पता होगा, एडिमा या हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलिन जो होता है डायबिटीज़ वाले पेशेंट में इस्तेमाल किया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन भी आता है। तो इन सारे प्रश्नों का, इस टाइप के प्रश्नों का सोचिएगा कि एक बार हम लोग देख लिए वीडियो और दिमाग में आ जाए तो फिर नहीं आएगा, कम से कम 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यह सब VVI प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, चलिए इसी प्रकार से आपको कुछ वीडियो लाते रहेंगे जिसमें बहुत सारे दवाइयाँ का नॉलेज। अब ये वाला जो प्रश्न है यह था आपके लिए, समझ लीजिए यहाँ से तो एक प्रश्न आना तय है, यहाँ से 1-2 प्रश्न जो है आपके आना एकदम तय माना जाएगा, समझ गए। चलिए, जैसे इधर दिया हुआ है बीमारी का नाम, इधर दिया हुआ है सूक्ष्म जीवों का नाम। जैसे हम लोग जानते हैं संक्रामक जो बीमारियां होती है वह कोई ना कोई जो है आपको संक्रमण सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। तो इधर संक्रामक बीमारी है और इधर आपका सूक्ष्म जीवों का नाम है, जो ये बीमारी सब इस जीवाणु के कारण होता है। तो चलिए देखते हैं किसके कारण कौन सा होता है। यहाँ से एक प्रश्न आने की बहुत संभावना है। जैसे चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स को हम लोग छोटी माता कहते हैं, समझ गए। छोटी माता चिकन पॉक्स जो होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। अब जो लोग हिंदी इंग्लिश वाले हैं, अगर जिनको दिक्कत हो हिंदी इंग्लिश में, तो इंग्लिश भी दिया है हिंदी भी दिया है, अपना ध्यान से देखिए। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। अब आपसे कैसे पूछेगा एग्जाम में, देख लीजिए, कहेगा कि चिकन पॉक्स बीमारी किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है निम्नलिखित में से, समझ गए। 4 ऑप्शन रहेगा, जैसे मानिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 ऑप्शन दे देगा, समझ गए। कहेगा चिकन पॉक्स निम्न में से किसके कारण होता है। जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो पता रहेगा ना कि हाँ चिकन पॉक्स ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए सही होगा। तो इसी प्रकार से इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं ना, MCQ नहीं है, डायरेक्ट आंसर है, समझ गए। चलिए, मम्प्स, मम्प्स जो होता है यह मम्प्स जो है किसके कारण होता है। तो माय डियर, मम्प्स जो है पैरामाइक्सिको वायरस के कारण होता है। पैरामाइक्सिको में अलग अलग कैटेगरी के वायरस होते हैं, उसके कारण पैरामाइक्सिको के कारण ही होता है। पोलियोमेलाइटिस पोलियो वायरस के कारण होता है, समझ गए, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद टिटनस जो होता है यह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण, इसी सूक्ष्मजीव के कारण यह टिटनेस रोग होता है, जिसमें लॉक जॉक हो जाता है, पेशेंट का जो होता है धनुष की आकृति में हो जाता है, समझ गए। तो टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। डिसेंट्री, जिसको हम लोग अतिसार डिसेंट्री बोलते हैं, यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। किसके कारण? डिसेंट्री एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, इसको याद रखने का। ओके, फाइलेरिया जो होता है यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया जो होता है क्यूलेक्स मच्छर के ग्रुप होता है, वही से काटने से यह जो है होते हैं।
क्लोरे जिसे हैजा भी जो है हम लोग कहते हैं, और यह विब्रियो कोलेरा के कारण होता है, विब्रियो कोलेरा के कारण कोलेरा होता है। ओके, लेप्रोसी जिसे कुष्ठ रोग भी हम लोग कहते हैं, यह माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। किसके कारण? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण आपको लेप्रोसी होता है। समझ गए? लेप्रोसी से लेप्राई बना है, उससे पहले माइकोबैक्टीरियम लगा दीजिएगा। ओके, कुकुर खांसी वूपिंग कफ जिसे हम लोग पर्टूसिस भी कहते हैं, यह बर्डोटेला पर्टूसिस के कारण होता है। वूपिंग कफ पर्टूसिस जो होता है ना, वो पर्टूसिस को ही वूपिंग कफ कहते हैं। यह बर्डोटेला पर्टूसिस के कारण होता है। समझने को आगे 11 नंबर है आंत्रशोथ गैस्ट्रोइंट्राइटिस। अगर आंत में किसी प्रकार की समस्या आता है तो वह एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है या कॉम्पिलोबैक्टर बैक्टीरियम के कारण होता है। चूँकि जो आप यहाँ पे एंटमीबा हिस्टोलिटिका देखें ना, डिसेंट्री में अतिसार में आंत ही प्रभावित होता है। समझ गए? और यहाँ भी एंटमीबा हिस्टोलिटिका है और यहाँ भी गैस्ट्रोइंट्राइटिस है, मतलब आंत के शोथ है, आंत में इन्फ्लामेशन है, तो यह एंटमीबा हिस्टोलिटिका ही होगा। तो आंत वाला में ज़्यादातर यही इसी सूक्ष्मजीव के कारण होता है। ओके, तो बाकी इधर आप लोग समझ गए। चलिए आगे हम लोग कुछ और देखते हैं। अब आपको एग्ज़ाम में हो सकता है माय डियर कुछ आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो है फिलअप को भी देखने को मिले। तो मैंने कल के भी वीडियो में आप लोग को पता है कि मैंने कुछ जो है फिलअप क्वेश्चन रखा था। अभी भी फिलअप क्वेश्चन जो टॉप कैटेगरी में आता है वो सबको रखते हैं। ऐसे तो बहुत सारे जो है फुल फॉर्म आपको एब्रीविएशन मिल जाएंगे, बट कितना पढ़ेंगे? तो कुछ चुनिंदा फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे, इसके अंदर से आने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। ओके, जैसे बीडी है, बीडी का मतलब होता है 20 इन डाई, मतलब दिन में 2 बार। अगर कहीं पे बीडी लिखा है इसका मतलब दिन में 2 बार 20 इन डाई। ओके, टीडीएस का मतलब होता है टर इन डाई, 3 में 3 बार। ठीक है, दिन में 3 बार टीडीएस टर इन डाई। ओके, आगे ओडी, ओडी का मतलब होता है ओमनी डाई या ओन्स इन डाई। समझ गए? दिन में 1 बार, ओमनी डाई दिन में 1 बार। ओके, एसओएस का मतलब होता है सी ऑपोजिट, सी ऑपोजिट का मतलब होता है आपातकाल, इमरजेंसी, मतलब जब जरूरी हो तब एसओएस। ओके, बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। एचएस का मतलब होता है होरा सुमनी, सोते समय, एट ए बेड टाइम। ये सब दवाई लेने की तरीका में भी आता है, इसीलिए फुल फॉर्म जानना जरूरी होता है एक नर्सिंग कैटेगरी के स्टूडेंट को। स्टेट का मतलब होता है एट वंस, तत्काल, मतलब अभी के अभी। समझ गए? स्टेट। टीपीआर टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन रेट होता है टीपीआर। ओके, आईएम इंट्रामस्कुलर, मतलब मांस में। समझ गए? उसके बाद ओआरएस होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर कार्डियो, पी फॉर पल्मोनरी, आर फॉर रेसिस्टेशन। तो ये चीज़ें बीडी, टीडीएस, ओएस, बीपी, एचएस, स्टेट, टीपीआर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब ए वाला प्रश्न आपके सामने है, यह और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, कार्डिया आपका आएगा तो समझिएगा हृदय से रिलेटेड है, नाड़ी दर से रिलेटेड है। पोनिया आ जाएगा जिसके अंत में नोइया लगा रहेगा, वह श्वसन से रिलेटेड होगा। समझ गए? जैसे टेकीकार्डिया, टेकी मतलब तीव्र, मतलब तेज, तो यह 100 प्रति मिनट से अधिक हो जाता है नाड़ी दर व्यक्ति का पल्स रेट, तो वह जो है आपके टेकीकार्डिया में आता है। समझ गए? तीव्र हृदय दर। समझ गए? चलिए, ब्रेडीकार्डिया मतलब होता है मंद नाड़ी दर, और यह 60 प्रति मिनट से कम होता है तो मंद नाड़ी दर में हम लोग रखते हैं। समझ गए? मतलब हार्ट स्लो काम कर रहा है। अगर तेज होगा तो हार्ट मतलब तेज काम कर रहा है। तीव्र श्वसन है, टेकीपोनिया है, श्वसन के कंडीशन में पोनोइया आएगा, और टेकी मतलब तीव्र और ब्रेडी मतलब मंद। तो टेकीपेनिया मतलब तीव्र श्वसन, तेज श्वसन, और यह होता है 24 पर मिनट से अधिक श्वसन होते हैं तो यह तीव्र श्वसन में आते हैं। ओके, मंद श्वसन है, ब्रेडीपोनिया होते हैं, यह 10 प्रति मिनट से कम श्वसन जब व्यक्ति का हो जाता है तो यह मंद श्वसन में आ जाता है। समझ गए? यह बीमारी का टारगेट होता है।
टेकिकार्डिया में व्यक्ति इतना से अधिक है, मतलब टेकिकार्डिया है बीमारी है, इतना से कम भी है तो यह भी बीमारी का लक्षण है। श्वसन में भी सेम कंडीशन है। तो इसलिए जानना जरूरी है कि टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, टेकिपोनिया और ब्रेडिपोनिया, ये चीज़ें को समझना जरूरी था, मैंने समझा दिया आपको। कुछ चीज़ें यहाँ पे एनीमा से रिलेटेड आपको समझना पड़ता है, समझ गए। एनीमा से रिलेटेड आपको चीज़ें समझना पड़ेगा, क्योंकि एनीमा महत्वपूर्ण है नर्सिंग के क्षेत्र में। जैसे देखिए कोई एडल्ट है, समझ गए, कोई एडल्ट वयस्क होते हैं तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से वयस्कों के लिए एनीमा में कितने तरल का उपयोग किया जा सकता है, ऐसे। या फिर ये भी पूछ देगा कि बच्चों में कितने जो है एनीमा में तरल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपके पता रहेगा, नॉलेज रहेगा कि वयस्क में, बच्चों में, शिशु में कितना हम लोग घोल का यूज करते हैं एनीमा में, तब तो ना आप वहाँ पे टिक मार पाइएगा। चलिए देखिए, 10 बार एनीमा देने के लिए, समझ गए ना, वयस्क में जो एनीमा की घोल होता है वह 5 से लेकर 1000 यानी आधा लीटर से लेकर 1 लीटर तक हो सकता है, इतना क्षमता होता है, वयस्कों में सह सकता है वो। बच्चों में बात किया जाए तो 250 से लेकर 500 ml यानी 250 से लेकर आधा लीटर तक वह जो है बच्चों में इतना घोल का एनीमा दिया जा सकता है। शिशु में जो बच्चा है, शिशु है, उसमें जो है आपको 250 ml से भी कम जो है दिया जाता है एनीमा में इतना घोल, समझ गए। तो यह घोल दिया जाता है मल को सॉफ्ट बनाने में या फिर आंतों को धुलने में, ये सब में। तो यह एनीमा की मात्रा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, समझ गए, एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसी प्रकार से थियोरिकल क्वेश्चन अंदर से उठाते हैं, पूछ देगा कि शिशु में कितना घोल का इस्तेमाल किया जाता है एनीमा में, बताइए कितने घोल की मात्रा। तो 250 ml से कम। अगर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन में रहेगा 200, ऑप्शन में रहेगा 300, ऑप्शन में रहेगा 500, ऑप्शन में रहेगा 100 ग्राम, और शिशु के लिए पूछेगा तो कॉमन सेंस होता है। अब हमने पढ़ा दिया 250 ml, अब कहिएगा जा 250 ml तो ऑप्शन है ये नहीं है सर, तो गलत पढ़ा दिए हैं। नहीं, गलत नहीं, MCQ टारगेट किया जाता है, टारगेट किया जाता है। मैंने आपको यहाँ 250 ml से कम बताया है, समझ गए ना। तो देखेंगे कि 250 ml के नज़दीक कौन है, नज़दीक इतना भी नहीं नज़दीक देखेंगे कि सीधा 150 कम आ जाएंगे नीचे और 200 ऊपर चले जाएंगे, उसके लगभग में देखेंगे। MCQ लगभग में भी आंसर होते हैं, तो देखेंगे भाई 250 के नज़दीक तो यही 200 वाला ही है, तो 200 हमारा राइट हो जाएगा, समझ गए। 100 बहुत कम हो जाएगा, 300 ज़्यादा ही हो जाएगा, 500 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो राइट क्या होगा, 200 होगा। तो ये सब कुछ दिमाग भी लगाया जाता है, ऐसा नहीं है कि मैंने जो पढ़ा दिया एकदम आंसर सटीक को ही दिया रहेगा, उसके आसपास भी रहता है आंसर, समझ रहे हैं ना। चलिए अब यहाँ पे है कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे देख लीजिए। एक बार में 100 से 150 ml से अधिक मात्रा नहीं दी जानी चाहिए। एनीमा देने के उद्देश्य के अनुरूप घोल का तापक्रम समायोजित करनी चाहिए। अब जो एनीमा दिया जाता है घोल, तो आप तैयारी कर लीजिएगा। वयस्क के लिए 500 से 1000 ml, समझ गए। बच्चों के लिए 250 से 500, शिशु के लिए 250 से भी कम। लेकिन ये जो घोल होता है 100 से 150 से ज़्यादा ml जो है नहीं दिया जाता है एक बार में, समझ गए। घोल आप तैयार कर लीजिए, लेकिन इतना से जो ज़्यादा जो है एनीमा में एक बार में नहीं दिया जाता है, समझ गए, यहाँ ध्यान रखिएगा। वयस्कों के लिए जो तापक्रम होता है एनीमा, चूँकि एनीमा ठंडा पानी में नहीं होता है, समझ गए। एनीमा हल्का सा सुसुम टेम्परेचर पानी को गर्म किया जाता है, उसमें जो तापक्रम होता है एडल्ट के लिए वह 105 से 110 फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड में बात किया जाए तो इतना होता है, समझ गए। बच्चों में 100 से लेकर 100 फ़ारेनहाइट या इतना सेंटीग्रेड। अब मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मान के आपसे घोल का जो है मात्रा ना पूछ के कह दे कि वयस्कों में कितने टेम्परेचर का घोल का इस्तेमाल जो है एनीमा देने में किया जाता है, तो टेम्परेचर पता रहेगा तब ना। 105 से 10 है। अब ऑप्शन में दे देगा 100 से लेके 105, इसका जिक्र नहीं करेगा, तो नज़दीक हम देखेंगे कौन है, 100 से 5 है, तो यही मारेंगे, समझ गए। अगर 110 से 15 दे देगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा, समझ गए ना। तो आसपास की चीज़ों पर हम टारगेट करते हैं, तो यही चीज़ें होता है। बाकी हम एक चीज़ जो यहाँ बता दिए ये समझ कर लेकर चलिए, इसके आसपास में जो देगा ऑप्शन में वो मारेंगे, बिल्कुल सही होगा, समझ रहे हैं ना चीज़ों को।
चलिए ये हो गया। और इस प्रकार से आज कुछ नॉलेजफुल मैंने आपको वीडियो बता दिया। यह आपके बहुत कारगर है एग्जाम सब के लिए। इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही। कल मैंने आपको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड बताने का जो है क्वेश्चन बताया, वहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो थोड़ा सा थियोरिकल टाइप हो। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा प्रश्न आएंगे, गड़बड़ा जाइएगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए कॉम्पिटेटिव इतना भी आसान नहीं है कि आपको हलवा सा पूछ देगा कि विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है बताइए। हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे लेकिन उतना ना आएंगे जितना आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें पढ़कर चलिए, बेहतर पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा तो जॉब जरूर होगा। नहीं मेहनत से भागिएगा, 2-3 महीने मेहनत ना कीजिएगा तो जॉब होना मुश्किल है, समझ रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं, समझ रहे हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।